बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने क्लीवेज को डिस्कस करना है। क्लीवेज होता क्या है, पहले आप लोगों ने इस वर्ड के मतलब को समझना है। जब सेल दो हिस्सों में टूटता है, यानी जब सेल डिवीजन होती है तो एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो ये जो सेल का तकसीम होना है या सेल का जो टूटना है इसको क्लीवेज कहा जाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि सेल की डिवीजन इनटू स्मॉलर सेल, छोटे छोटे सेल में। अच्छा, एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो सेल नया बनता है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर यानी जो सेल डिवाइड होने के बाद नया सेल बनेगा वो ब्लास्टोमेयर कहलाएगा। ये वर्ड इस्तेमाल होगा हमारे लेक्चर में। और किंगडम एनिमेलिया के जितने भी मेंबर यानी एनिमल्स हैं वो आपको पता है कि जाइगोट से डेवलप होते हैं। किससे डेवलप होते हैं? जाइगोट से। अब जाइगोट एक यूनिसेलुलर सेल है, यानी एक सेल है। जाइगोट एक सेल है, लेकिन जब इससे एनिमल डिवेल्प होगा, एनिमल में ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो इसमें खरबों सेल्स होते हैं। तो एक सेल से इतने सारे सेल कैसे बन रहे हैं? सेल तकसीम हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है। एक से दो बनेंगे, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 करते करते ट्रिलियंस ऑफ सेल बन जाएंगे। तो ये जो क्लीवेज है ये फ़ौरन ही शुरू हो जाते हैं जब जाइगोट बनता है, यानी डिवीजन ऑफ सेल। सेल की वो डिवीजन जिसमें सेल छोटे छोटे सेल में तकसीम होते हैं जिनको ब्लास्टोमियर कहा जाता है। और ये काम कब शुरू होता है? फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है यानी जब जाइगोट बनता है। आगे सेल तकसीम कैसे होगा? तो इसके लिहाज से हमारे पास दो तरह की क्लीवेज है। एक को हम कहते हैं स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज, और दूसरे को कहा जाता है रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। तो इनके मतलब थोड़ा सा हम देखेंगे कि इनका मतलब क्या है इन अल्फाज का। अच्छा, सबसे पहले हम रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखेंगे, पहली जो दो डिवीजन है वो दोनों में एक ही जैसी होती है, रेडियल में भी और स्पाइरल में भी। यानी दोनों में क्लीवेज का जो प्रोसेस है कि सेल तकसीम कैसे होगा, सेल दो सेल में कैसे टूटेगा, तो रेडियल और स्पाइरल क्लीवेज में एक ही जैसे हो। क्या हो रहा है कि ये सेल है, ये दरमियान से कटता है, यानी जो क्लीवेज वाली लाइन है, जिस लाइन ने सेल को दो हिस्सों में तोड़ना है, वो वर्टिकल है और दोनों सेल बराबर बराबर बनेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास ये सेल भी दरमियान में से कटता है, ये भी कटता है। तो इस तरह दो सेल यहाँ आ गए, दो सेल यहाँ, यानी चार सेल बन गए। ये आपको ब्लैक सेल नज़र आ रहा है और पीछे ग्रीन सेल, यानी ये ग्रीन सेल इससे बना और ये वाला ग्रीन सेल इससे बना, और चारों सेल बराबर होते हैं। अब ये दो सेल डिवीजन तो दोनों में एक तरह से। अगली जो सेल डिवीजन होगी या अगली जो क्लीवेज की लाइन होगी उस पे आके फिर डिफरेंस हो जाता है कि कुछ एनिमल के अंदर रेडियल क्लीवेज होती है और कुछ में स्पाइरल क्लीवेज होती है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन दो मेजर ही है। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो सेल है, अब चार सेल बन गए, मैं एक सेल की बात करता हूँ। इसमें क्या होता है, ये सेल बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम होता है। यानी जो हमारे पास सेल की सेंट्रल लाइन है उसमें क्लीवेज प्लेन चलता है, यानी वो लाइन जो सेल को दो हिस्सों में तकसीम करेगी वो क्लीवेज प्लेन या क्लीवेज लाइन कहलाती है। और जो नए बनने वाले सेल हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, यानी नीचे वाले सेल के ऊपर एग्जैक्टली ऊपर दूसरा सेल रखा होगा। अगर ये चार सेल हैं तो सारे सेल इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे, यानी यहाँ 8 सेल बनेंगे तो 4 सेल नीचे होंगे, 4 सेल एग्जैक्टली उनके ऊपर होंगे, और सेल जो बनेंगे वो हमेशा बराबर बनेंगे। तो ये रेडियल क्लीवेज है। पहले दो क्लीवेज दोनों में एक जैसी है, आगे से डिफरेंस स्टार्ट होता है। डिफरेंस पहली क्लीवेज को मैंने बता दिया कि यहाँ सेल बराबर बराबर बनेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे। तो इस वजह से यहाँ क्या होता है कि दीज प्लेन आर लाइंस ऑफ क्लीवेज। तो यहाँ जो क्लीवेज की लाइन है या प्लेन्स है वो पोलर एक्सिस के सिमेट्रिकल होते हैं। यानी पोलर एक्सिस क्या होते हैं? वो लाइन जो सेल के दो एंड्स को मिला रही है उसको हम कहते हैं पोलर एक्सिस। और पोलर एक्सिस हमेशा हर सेल के अंदर डिफरेंट भी हो सकता है। पोलर एक्सिस का काम थोड़ा सा बेसिकली होता है कि सेल के स्ट्रक्चर की पोजीशन को समझाना, क्योंकि हम जब भी सेल के किसी स्ट्रक्चर की पोजीशन को मेंशन करते हैं तो वो पोलर एक्सिस के रेफरेंस से हम बता रहे होते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है ये जो पोलर एक्सिस है तो बिल्कुल उसके साथ साथ ये लाइन चलेगी, और जो बनने वाले सेल्स होंगे वो इक्वल सेल्स होंगे। बनने वाले जो सेल होंगे वो इक्वल सेल होंगे, और जो सेल बनेगी वो एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे। यानी एक सेल अगर बना, एक नीचे दूसरा उसके एग्जैक्टली ऊपर होगा। अच्छा, टायर्स कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को जिसमें लेवल्स बने हों।
और लेवल में हमेशा आगे वाला लेवल के एग्जैक्टली पीछे वाला लेवल होगा, या ऊपर वाले लेवल के एग्जैक्टली नीचे वाला लेवल होगा। तो इसको हम कहते हैं टायर्स। तो यहाँ ये हो रहा है ना कि जो ऊपर वाली सेल की लेयर है वो बिल्कुल नीचे वाली सेल के ऊपर है। तो इस वजह से कहा गया प्रोड्यूस टायर्स ऑफ, कि हम यहाँ सेल के मुख्तलिफ लेवल्स बन जाएंगे, और लेवल्स में सारे के सारे सेल क्या होंगे, बराबर होंगे, और ऊपर वाले सेल हमेशा नीचे वालों के एग्जैक्टली ऊपर होंगे। तो ये हमारे पास रेडियल क्लीवेज है। अच्छा, इसमें सेल जो बनते हैं उनको इनडिटर्मिनेट सेल कहा जाता है। जैसे नए बनने वाले सेल के लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया ब्लास्टोमियर। इसमें जो ही सेल बनेगा उसकी जो फेट है, उसकी जो डेस्टिनेशन है, उसका जो फंक्शन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो बनते वक्त नहीं बताया जाता कि उसने ऑर्गेनिज्म या एम्ब्रियो के लिए क्या करना है। बाद में जाके डिसाइड होता है कि इस सेल ने इस ऑर्गेनिज्म के लिए, इस एम्ब्रियो के लिए क्या फंक्शन या क्या स्ट्रक्चर बनाना है। और बाज़ केसेस में जो ब्लास्टोमियर है वो पूरा एम्ब्रियो बनाने की भी सलाहियत रखता है। यानी अगर एक सेल है उसके बारे में ये बता दिया जाए, जैसे उसने स्किन का सेल बनना है, तो अगर बनते हुए ये डिसाइड हो जाए कि उसने स्किन का सेल बनना है तो ये डिटर्मिनेट होगा। लेकिन सेल बने उस वक्त उसे ना पता उसने क्या करना है तो वो इनडिटर्मिनेट होगा। तो यहाँ इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं बनने के बाद रोल के बारे में एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकते। बाज़ दफ़ा जो नया सेल बनता है वो पूरा एम्ब्रियो भी बना सकता है। जैसे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जब उस जाइगोट से 2 सेल बनेंगे तो वो दोनों सेल पूरा एम्ब्रियो बनाने की क्या रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। तो यहाँ सेल के बनते वक्त सेल का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन वाला स्पेशलाइजेशन है वो उस वक्त डिसाइड नहीं होती, बाद में जाके डिसाइड होती। और बाज़ केसेस में जो ब्लास्टोमियर है उससे मुकम्मल एम्ब्रियो बन सकता है। अच्छा, उसके बाद दूसरी क्लीवेज आ जाती है हमारे पास, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज। इसमें तो ये हुआ ना कि जो पोलर एक्सिस है बिल्कुल उसके साथ साथ लाइन चली, जिसकी वजह से सेल बराबर बराबर तकसीम हो। इसमें क्या हुआ, जैसे एक सेल, इन 4 सेल में से एक सेल सपोज कर लेते हैं ये पोलर एक्सिस है, तो ये वाला सेल हमेशा सिमेट्रिकल से मुराद ये है कि या तो बिल्कुल इसके साथ साथ चले या फिर परपेंडिकुलर चले। यानी ये ना हो कि कहीं से भी चल, ऐसे परपेंडिकुलर, ये भी सिमेट्रिकल एक्सिस होगा। आमतौर पे जो पोलर एक्सिस होता है उसके बिल्कुल साथ साथ क्लीवेज प्लेन चल रहा होता है रेडियल में, या परपेंडिकुलर चल रहा होता है। दोनों केसेस में सेल बराबर बनते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो लाइन ऑफ क्लीवेज है वो इस तरह चल जाए, इस तरह चल जाए, अब इस केस में क्या होगा कि नीचे वाला जो सेल है वो बड़ा हो गया और ऊपर वाला सेल छोटा हो गया। अब 3-4 बातें ध्यान में रखेंगे। क्या ये सेल सिमेट्रिकल है? क्या ये लाइन इसके पैरेलल है या सिमेट्रिकल है एक तरतीब से? नहीं। तीसरी चीज़, जो बनने वाले सेल क्या बराबर हैं? नहीं। क्या बनने वाले सेल एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं? तो जवाब है नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने रेडियल के बारे में डिस्कस की थी, जब क्लीवेज लाइन टेढ़ी चलेगी ना हमेशा, कहीं से भी, वो चाहे इस तरह चले, चाहे वो इस तरह चले, चाहे वो इस तरह चले, चाहे वो इस तरह चले, यानी आप ये समझ लें कि जो पोलर एक्सिस के सिमेट्रिकल ना चले, उसकी सिमेट्री को फॉलो ना करे। मैंने बताया था कि जो सिमेट्री होती है वो किसी लाइन के इर्द गिर्द और पार्ट्स की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हम बॉडी को आसानी से बड़े अरेंज तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ अगर देखें ये जो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी चल रही हैं, इसमें कभी भी एक जैसी सेल हमेशा नहीं बनेंगे। तो ये हमारे पास स्पाइरल क्लीवेज है। तो इसमें जो स्पाइरल है, द लाइन आर प्लेन और क्लीवेज नॉट सिमेट्रिकल बिटवीन द पोल्स। तो हमारे पास जो पोलर एक्सिस है उसके लिहाज से ये कभी भी लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं चलती। ये 2 लाइनें होती हैं जो आमतौर पे सिमेट्रिकल होती हैं, बल्कि जो लाइंस होती हैं वो हमेशा डायगोनल टू पोलर एक्सिस के लिहाज से वो टेढ़ी चलेंगी, ओब्लिक चलेंगी, और जिसका इफेक्ट क्या होगा, प्रोड्यूस अनइक्वल सेल। और यहाँ जितने भी ब्लास्टोमियर जो ही सेल बनेगा उसको फंक्शन पता होगा कि उसने क्या स्ट्रक्चर बनाना है या क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। ये बिल्कुल इसी तरह के बाद बच्चे पैदा होते हैं, वालिदैन फ़ौरन कह देते हैं कि इस बच्चे ने डॉक्टर बनना है, इस बच्चे ने इंजीनियर बनना है, इस बच्चे ने लॉयर बनना है, इस बच्चे ने कारोबार करना है। अब बच्चा पैदा होते ही उसके फ्यूचर के बारे में वालिदैन ने डिसाइड कर दिया, तो ये हम कहेंगे ये डिटर्मिनेशन होगी फ्यूचर में। और दूसरे केस में जो आमतौर पर नज़र आता है कि बच्चे, इवन मैं कहता हूँ कि MSc PhD भी कर ले तो उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने किस फील्ड में प्रॉपरली जाके एडजस्ट होना है। तो इसको हम कहते हैं ये इनडिटर्मिनेट रोल है। तो यहाँ क्या है, जो भी ब्लास्टोमियर बनेगा
उसके बनते ही डिसाइड हो जाएगा कि इसका रोल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी बता दिया जाएगा कि हर ब्लास्टोमियर ने क्या करना है, उसकी फेट को, उसके मुकद्दर को पहले ही से लिख दिया जाता है। अच्छा, जिस वक्त हमारे पास जाइगोट बनेगा, जाइगोट में क्लीवेज शुरू हो जाएगी, चाहे वो रेडियल क्लीवेज हो या स्पाइरल क्लीवेज हो, बहरहाल क्लीवेज शुरू हो जाएगी और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जिस वक्त एनिमल में डेवलपमेंट शुरू होती है, यानी जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन शुरू होती है, तो कुछ स्टेजेस आमतौर पे कॉमन नज़र आती हैं। उन स्टेजेस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जहन में रखिएगा, आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको समझने में ये हेल्प करेंगी। सबसे पहले मैं कहता हूँ ये जाइगोट बना, ये क्या बना, जाइगोट। तो जाइगोट में जब सेल डिवीजन शुरू हुई, नंबर ऑफ सेल 1 से 2 बन गए, और एक वक्त ऐसा आता है कि एक बॉल ऑफ सेल बन जाती है, चाहे वो बॉल ऑफ सेल बराबर सेल्स की हो या आप कह सकते हैं कि अनइक्वल सेल्स की हो। तो बहरहाल जो बॉल ऑफ सेल्स बनती है इसको मोरूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोरूला। तो अगली स्टेज जिसमें जाइगोट बॉल ऑफ सेल बनाते हैं, ये मोरूला कह रहा है। अच्छा, फिर क्या होता है, इस मोरूला के अंदर सेल अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। किस तरह अरेंज होते हैं कि जो सेल अंदर से वो एक तरफ जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि अंदर एक खाली जगह बन जाती है। अच्छा, इस खाली जगह के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्लास्टोसील। और ये जो स्टेज है जिसमें ब्लास्टोसील बनी है, इसको ब्लास्टूला की स्टेज कहा जाता है। अच्छा, सील का वर्ड जब भी आएगा हमारे इस चैप्टर के अंदर या वैसे भी बायो में, तो ये खाली जगह के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे कैविटी। तो ऐसी कैविटी जो ब्लास्टूला स्टेज में आए तो वो क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील कहलाती है। तो मोरूला और ब्लास्टूला में क्या फ़र्क है, मोरूला बॉल ऑफ सेल है, बाहर भी सेल हैं, अंदर भी सेल भरे हुए हैं, तो यहाँ अंदर कोई खाली जगह नहीं है इन सेल्स के दरमियान, लेकिन यहाँ एक खाली जगह डेवलप होगी। तो इस खाली जगह का नाम याद रखिएगा, क्योंकि अगला जो लेक्चर होगा, बल्कि उससे अगला लेक्चर होगा, उसमें इस ब्लास्टोसील का जिक्र आएगा। अच्छा, फिर क्या होगा, फर्दर अरेंजमेंट शुरू हो जाती है कि हमारे पास एक तरफ से सेल ऊपर की तरफ जाना, धंसना शुरू हो जाते हैं ब्लास्टोसील के अंदर। यानी आप ये समझ लें कि ये हमारे पास सेल्स हैं, वो एक तरफ से जाना शुरू हो गए। अब जब एक तरफ से जाना शुरू हुए तो इस पूरी बॉल के अंदर एक तरफ सुराख बन गया। अच्छा, चूंकि ब्लास्टूला में सुराख बना है तो इस वजह से इस सुराख का नाम ब्लास्टोपोर होगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इस वक्त इस स्टेज को और से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास सेल के अंदर जाने की वजह से सेल की अब 2 डिफरेंट लेयर्स बन गई। एक बाहर की लेयर जो एक्टोडर्म कहलाती है, चूंकि ये बाहर नजर आ रही है, और एक अंदर की लेयर है जिसको एंडोडर्म कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, एंडोडर्म। ठीक हो गया। डर्म का मतलब लेयर ऑफ सेल्स, एक्टो जो बाहर और एंडो जो अंदर। ये जगह ब्लास्टोपोर है, ये जगह क्या है, ब्लास्टोपोर है। और ये स्टेज जब ये लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, इस स्टेज को जिसमें एक्टोडर्म, और इस स्टेज को गैस्ट्रूला की स्टेज कहते हैं। यानी अभी मैंने जाइगोट के बाद 3 स्टेजेस डिस्कस की। जो बॉल ऑफ सेल मोरूला, अगर उस मोरूला के अंदर खाली जगह डेवलप हो तो ब्लास्टूला, अगर ब्लास्टूला में लेयर्स बनना शुरू हो जाएं और एक तरफ ब्लास्टोपोर डेवलप हो जाए तो ये गैस्ट्रूला की स्टेज है। अच्छा, अब ये जो लेयर्स हैं, बाज एनिमल ऐसे हैं जिनकी पूरी बॉडी इन 2 लेयर से ही डेवलप होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो कहते हैं 2 को, और ब्लास्टिक या ब्लास्ट सेल से रिलेटेड है तो ये लेयर ऑफ सेल कह लें। तो ऐसे एनिमल जो पूरी बॉडी उनकी इन 2 लेयर्स पे डेवलप हो जाए तो वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले एनिमल कहलाते। लेकिन बाज ऐसे भी एनिमल हैं उनमें इनके अंदर एक तीसरी सेल की लेयर डेवलप होती है, तीसरी सेल की लेयर डेवलप होती है। इस तीसरी सेल की लेयर को मेसोडर्म कहा जाता है। तो ऐसे एनिमल को, अगला टॉपिक हमारा यही होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगेन ट्रिप्लो 3 से, ब्लास्टिक लेयर ऑफ सेल को कहा जाता है। यानी अब हमारे पास गैस्ट्रूला के बाद 2 किस्म के एनिमल बनना शुरू हो जाते हैं। डिप्लोब्लास्टिक जिसमें इन 2 लेयर से ही पूरी बॉडी डेवलप होगी,
और तीसरे डिप्लोब्लास्टिक है, जिनसे 3 लेयर बनेगी और उसके बाद पूरी बॉडी डेवलप होगी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक में एक एमसीक्यूज के हवाले से याद रखेंगे, यहाँ जितने भी एनिमल होंगे वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, और जो एनिमल रेडियल सिमेट्री शो करता है वो ग्रेट रेडिएटा से बिलोंग करता है। अच्छा, इसमें अगेन 2 लेयर्स बनेंगी, बाहर वाली को एक्टोडर्म और अंदर वाली को एंडोडर्म। अच्छा, इन 2 लेयर्स के दरमियान तीसरी लेयर्स नहीं बनेगी, यानी यहाँ ये वाली जो लेयर है वो यहाँ डिवेल्प नहीं होगी। अच्छा, जब यहाँ लेयर नहीं बनेगी तो क्या ये जगह खाली रहेगी? तो इसका आंसर है नो, बल्कि इसके दरमियान एक जेली लाइक जो सेल्स क्रिएट करेंगे मटेरियल जमा हो जाते हैं। इस जेली लाइक मटेरियल को मेसोग्लिया कहा जाता है। तो ये आमतौर पे नॉन सेलुलर है, इसमें सेल थोड़े होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। तो बिटवीन दीज लेयर जेली लाइक मेसोग्लिया या बाज़ ऑफ इसके लिए मेसेनकाइम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा, मेसो दरमियान को कहा जाता है, जिलिया जेल लाइक से मुराद है। तो जो जेल लाइक हो और दरमियान में हो तो वर्ड मेसोग्लिया हम इस्तेमाल करेंगे, जो नॉन सेलुलर। अच्छा, इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि इन ऑर्गेनिज्म में ये लेयर्स तो बनती हैं, यहाँ लेयर्स बनती हैं, लेकिन इन लेयर के बाद फर्दर इनके अंदर इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होके जो एक एनिमल के अंदर आमतौर पे सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, वेस्कुलर सिस्टम हो गया, या सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, तो इस तरह के जो सिस्टम है वो इन में नहीं डिवेल्प होते, यानी इन लेयर से फर्दर आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट नहीं होती। तो इस वजह से हम कह सकते हैं दे शो लेसर डिग्री ऑफ यहाँ तक तो ऑर्गेनाइजेशन हुई है, लेकिन इससे फर्दर हाई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई, फर्दर हाई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई, तो हम कहेंगे शो लेसर डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें कोई स्पेशलाइज ऑर्गन सिस्टम नहीं बनी। जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमारी बॉडी में तो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हार्ट है, उसके बाद आर्टरीज हैं, वेन्स है, उसमें ब्लड ट्रांस, इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम है। अब ये सारे डिफरेंट किस्म के मटेरियल हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और हर सेल तक मटेरियल पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ इस तरह का कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, बल्कि होगा क्या कि इसमें जितना भी मटेरियल होगा वो डिफिजन के ज़रिए से चला जाएगा, यानी एक जगह अगर ज़्यादा है तो हमेशा उस तरफ चला जाएगा जहाँ वो मटेरियल क्या है, कम है। तो यहाँ जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो डिफिजन के जरिए। अच्छा, इसमें नर्वस सिस्टम भी डेवलप नहीं होता। लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए कुछ न्यूरॉन्स बनते हैं, लेकिन वो न्यूरॉन अरेंज होकर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाते। जैसे हमारी बॉडी में न्यूरॉन अरेंज होकर ब्रेन बनाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना, इतने सारे नर्वस सिस्टम के पार्ट्स बना रहे। तो यहाँ न्यूरॉन तो होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो अरेंज होकर पूरा सिस्टम डेवलप नहीं करते। और इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सैक लाइक होता है। जैसे मैं यहाँ एक ऑर्गेनिज्म को ड्रा करता हूँ जिसका नाम है हाइड्रा। उनकी बॉडी इस तरह होती है, जैसे एक गुलदस्ते की तरह होती है, ऐसे। तो ये जितने भी एनिमल हैं उनमें नज़र आएगा कि उनकी बॉडी में जस्ट 2 लेयर है, बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म और अंदर वाली लेयर को एंडोडर्म, और उसके अंदर इनकी खाली जगह होगी, और ये वो जगह होगी जहां इनकी मुकम्मल डाइजेशन होगी। यहाँ इनके अंदर कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो इस वजह से और इस जगह में मटेरियल के आने के लिए सिर्फ एक ओपनिंग मौजूद है जिसको इनका माउथ कहा जाता है, माउथ, और यहीं से चीज़ अंदर आएगी और इस्तेमाल होने के बाद यहीं से चीज़ बाहर चली जाएगी। अच्छा, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी सिर्फ एक ही सुराख हो बॉडी के अंदर, चीज़ों के इंटर होने के लिए, चीज़ों के बाहर निकलने के लिए, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं सैक। सैक बेसिकली थैली को कहा जाता है। अब थैली भी आप देखें ना, थैली में एक ही सुराख होता है, उसी से चीज़ डाली जाती है, उसी चीज़। हमारा कप जो है वो, हमारा जो ग्लास है वो भी सैक लाइक है, ठीक है। इवन ये जो कैप है, इसकी ये बंद साइड है, ये इसकी ओपनिंग साइड है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो बहरहाल इनके अंदर एक ही खाली जगह है और यही सारा काम हो रहा है, डाइजेशन भी यही हो रही है। अच्छा, अगर डाइजेशन हो तो ये जो वर्ड, ये गैस्ट्रो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। अब यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं, लेकिन ये जगह डाइजेस्टिव कैविटी का काम कर रही है, यानी इस जगह डाइजेशन हो रही है, इस वजह से गैस्ट्रो, और यहीं से ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो वेस्कुलर, तो इस वजह से इस कैविटी का नाम रखा गया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो इन एनिमल में एक ही खाली जगह है पूरी बॉडी के अंदर, ओनली वन कैविटी इन द बॉडी, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्यों कहा गया? यहाँ डाइजेशन भी हो रही है और यहीं से ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो किसके ज़रिए से होगी? डिफिजन के ज़रिए से।
और इस पूरी बॉडी का एक ही सुराख है, ओनली वन माउथ विच सर्वेज, और इसी सुराख से फूड इंटर भी हो रहा है, वाटर इंटर हो रहा है, और वेस्ट जो बनेगा वो रिमूव भी हो रहा है, वाटर भी रिमूव हो रहा है। अच्छा, इसमें एक ही फाइलम आता है, जो फाइलम निडेरिया या फाइलम सीलेंट्रेटा। तो ये हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है कि जब भी एनिमल डेवलप होते हैं, अगर एनिमल 2 लेयर से डेवलप हो रहे हैं तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो अगला लेक्चर इंशाल्लाह ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का होगा। आगे फिर वो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है वो फर्दर डेवलप जब करती है तो मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल के ग्रुप मज़ीद बनते हैं, तो उनको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।